मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी। ये इंडियन पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि देखिए पहले क्या थे हम, हमारा एक अलग कंट्री नहीं था। हम लोग किसी ब्रिटिश रूल के अंडर में काम कर रहे थे और उनकी नियम के हिसाब से काम कर रहे थे और उन्होंने जैसा भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था या जैसे भी रूल रेगुलेशन फ्रेम किए हुए थे उसी के हिसाब से इंडिया का जो भी काम हो रहा था वैसे हो रहा था। तो जब हम अपने देश के लिए लड़ाई कर रहे थे, अपने देश को फ्री करने की लड़ाई कर रहे थे, फ्रीडम मिला तो ये आइडिया आया कि भाई हमारा देश कैसे चलेगा, ब्रिटिश रूल के हिसाब से चलेगा या हम अपने हिसाब से चलाएंगे या हमको क्या करना चाहिए। तो एक आइडिया आया और वो आइडिया दिया किसने कि श्री एम.एन. रॉय ने दिया, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के पॉइनर थे। उन्होंने आइडिया दिया कि हमको अपना सेपरेट एक कॉन्स्टिट्यूशन रखना चाहिए, बनाना चाहिए। तो ये तो आइडिया आया और ये आइडिया आने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया, जो सेटअप किया गया अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946 को ये सेटअप किया गया। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के थ्रू बना है, उन्होंने बनाया है। तो अब हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि इनका कंपोजिशन क्या था। तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो इसमें टोटल मेंबर थे 389। इसके टोटल मेंबर थे 389। उस 389 में 292 वेयर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें से 292 जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड होते थे, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी उनके मेंबर के द्वारा। और 93 मेंबर्स वेयर नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियली स्टेट। उसमें से 93 मेंबर्स जो होते थे उनको नॉमिनेट किया जाता था, किसके द्वारा? प्रिंसली स्टेट उनको नॉमिनेट करता था। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड बलूचिस्तान के जो मेंबर्स थे वो भी उसमें ऐड किए गए थे। तो इस तरह से इनका कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली था। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्या, ईच प्रोविंस एंड इंडियन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट वेयर अलॉटेड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, रफली 1 सीट टू ए मिलियन। कहने का मतलब है कि हर इंडियन स्टेट में या ग्रुप ऑफ स्टेट में या प्रोविंस में नंबर ऑफ सीट्स अलॉट किए गए थे और वो सीट्स ऑफ जो अलॉट किए गए थे रफली 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट को अलॉट किया गया था। और ये सीट थे, बेसिकली ये सीट 3 मेन कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जैसे सिख, मुस्लिम एंड जनरल इन प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से कितने प्रोपोर्शनेट में उनकी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से उनको 3 कम्युनिटी के अंदर सीट को अलॉट किया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि हर स्टेट में ये सीट, जितने भी सीट अलॉट हुए थे, एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से हुए थे, फिर इन 3 कम्युनिटीज में किए गए थे जैसे सिख, मुस्लिम एंड जनरल, और वो भी इनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में अलॉट किए गए थे। तो ये अभी आप थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि कैसे क्या हुआ। उसके आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द मेथड ऑफ इलेक्शन in the case of representative of Indian state was to be determined by the consultation। मतलब जो हम नॉमिनेशन करते थे, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर था, रिप्रेजेंटेटिव 4 हम आपको बताया कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे लाइक दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान के का जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनको एरिया से, उसके हेड से हम लोग क्या करते थे, कंसल्टेट करके उनके नॉमिनेशन को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जाता था। और एक सिचुएशन ऐसा आया कि जब एक मोमेंट चला कि जब पाकिस्तान सेपरेट होने लगा तो उसने बोला भैया हम तो अपना कंस्टिट्यूएंट
असेंबली अपना खुद का बनाएंगे और इसके वजह से हम अलग होना चाहते हैं। तो जब ये सिचुएशन आया तो हुआ क्या, हम ये कहना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया जब अलग अलग होने के कगार में आया तो ये बोला गया कि भैया, पाकिस्तान वालों ने बोला कि भैया हम अपना सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो टोटल मेंबर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के थे 389, उनको 299 पे लाया गया और उस 299 में 129 रिप्रेजेंटेड द प्रोविंस एंड 70 वेयर नॉमिनेटेड। उसमें से 229 को रिप्रेजेंटेड द प्रोविंस और 70 वेयर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। तो ये सिचुएशन इसका है। तो ये आप इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या था। ये मैंने आपको मेन पॉइंट बताया है और ये मेन पॉइंट से ही आपका एग्जाम में काम चल जाएगा एज ए जीके। बट अगर आप आईएएस और यूपीएस की मेन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका डिटेल्स में बुक्स में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी उस समय, बट प्री के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हमने डिस्कस किया कि भैया हमारा देश आज़ाद हो गया, हमको अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने मेंबर सेलेक्ट हुए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें कितने मेंबर हुए, उसका क्या हिस्ट्री रहा, वो मैं आपको डिस्कस किया। अब एक डॉक्यूमेंट्स तो तैयार करना है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है और जो बुक्स पे लाया गया है, रिड्यूस टू नोट किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसको तैयार करने के लिए कमेटी बनी और कमेटी किसको रिस्पॉन्सिबल थी, ये कमेटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये कमेटी फॉर्म 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया गया और उसके मेन मेंबर कौन कौन थे। सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर थे जो चेयरमैन थे, दूसरे थे N गोपाला स्वामी अय्यंगर और तीसरे थे अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर जो एक जाने माने जुरिस्ट थे, चौथे थे KM मुंशी, वो भी एक जाने माने जुरिस्ट थे, पांचवे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठे थे N माधव राव और सातवें थे DP खेतान। इनके मरने के बाद, इनका डेथ हो गया 1948 में, तो इनके डेथ के बाद T कृष्णा मचारी ये बने इनकी जगह पे। तो ये लोग थे जो मेन लोग थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे और इन्होंने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि फंक्शनिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या है और कैसे होता है और इसमें कौन कौन क्या अपना रोल अदा करता है। तो इसमें जो था BN राव को अपॉइंट किया गया था एज ए एडवाइज़र, इनको अपॉइंट किया गया था एज ए एडवाइज़र ऑफ असेंबली। तो जो असेंबली कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइज़र थे वो श्री BN राव जी थे। और जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था विद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ एज ए प्रेसिडेंट। इनको इंटरिम प्रेसिडेंट बोला जाता है। और जब क्वेश्चन में आता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 दिसंबर से 11 दिसंबर इतने दिन के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट। तो ये आपको ध्यान देने की बात है, कभी कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आता भी है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको लिखना पड़ेगा डॉक्टर सच्चिदानंद अगर ऑप्शन में दिया है तो, क्योंकि ये 9 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक इंटरिम प्रेसिडेंट रहे हैं। अब जो असेंबली हमारी बनी थी, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसकी बहुत सारी कमेटियां बनी थी और बहुत सारे कमेटियों का अपना अपना रोल था। बट मेन कमेटी के बारे में हम आपको बताएंगे ताकि थोड़ी सी आपको जानकारी रहे। तो जैसे यूनियन पावर कमेटी बनी थी, तो यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे, फ्रेम किया जाए और इसको रिड्यूस टू बुक किया जाए और बुक पे लाया जाए और इसको परमानेंट, इसका ड्राफ्टिंग को परमानेंट किया जाए
और ये डॉक्यूमेंट्स इंडिया में लागू हो। तो इसके ये लोग मेंबर थे। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। जवाहरलाल नेहरू जी थे। फंडामेंटल राइट के जो चेयरमैन थे बीबी पटेल जी थे। एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो मेंबर थे वो भी पटेल जी थे। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो अगेन जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। और फ्लैग कमेटी के जो चेयरमैन थे जे.बी. कृपलानी जी थे। और स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो के.बी. मुंशी साहब थे। तो ये मोर और लेस मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है मैं आपको बता दिया हूँ मोटा मोटा कि भैया हमने इंडिया अलग हुआ तो हमने क्या सोचा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए, उसको बुक पे ऊपर लिखना चाहिए, तो उसको कैसे किया जाना चाहिए, तो कैसे कैसे कमेटी फॉर्म हुई और कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का बना। फिर पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो उसके लिए अलग हो गया। तो ये सब आप देखते हुए यहाँ तक जानकारी मैंने आपको दिया है। और अगला क्लास हम ये आपको बताएंगे कि अब इंडिया का जो है व्हाट इज़ द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जो टॉपिक होगा या जो अगला टॉपिक लूँगा आगे मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में आगे का टॉपिक्स बताता रहूँगा। और इसी के साथ मैं आज अपना क्लास और अपने क्लास को विराम देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपको एक इंट्रोडक्टरी ब्रीफ आपको मिला होगा पॉलिटिकल साइंस के बारे में और थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा होगा तो आप आगे इंटरेस्ट लेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और ये मेरा जो टॉपिक होगा एज ए पार्ट 1 होगा। थैंक यू।